ठीक है, अब एहसन साहब आपसे भी सवाल है सबसे पहले, और फिर वही सवाल हम शाहजेब साहब के पास, शहजाद इकबाल साहब के पास और मिफ्ता साहब के पास लेके जाएंगे आखिर में, कि आपका जो मुतालबा है अब अभी जो हम देख रहे हैं टैक्स इशू, वो इस वक्त बायर और सेलर पर, यानी जो खरीदता है फिर बेचता है, वो 5.5% से ऊपर है, उनमें से एक शरह। तो क्या आपका जो मुतालबा है उसके मुताबिक अगर ये शरह कम की जाती है, आप कह रहे हैं कि तब्दीलियाँ की गई लेकिन उससे फिर बाकी कारोबार और सनत में नहीं चला, तो क्या हम वापस उसी माहौल की तरफ नहीं चले जाएंगे जिसके ऊपर मिफ्ता इस्माइल साहब भी जब वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने भी कहा, वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब भी कह चुके हैं कि वो ये नहीं चाहते कि मुल्क में प्लॉटों और फाइलों का कारोबार हो, इस पे सट्टा चले, सारा पैसा इसमें रखा जाए बजाय इसके कि वो पैसा मईशत में डाला जाए। तो फिर वो माहौल दोबारा नहीं बन जाएगा कि लोग फैक्ट्रियां बेच के प्लॉट खरीद रहे होंगे, उससे मईशत को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, सिर्फ प्लॉट की सियासत और प्लॉट का कारोबार करने वालों को फ़ायदा हो रहा होगा। और आपने कहा एग्रीकल्चर के बाद ये सबसे अहम है, तो ऐसे वाक़यात होना शुरू हो गए थे कि लोग ज़री ज़मीन से जान छुड़ा रहे हैं और उसकी जगह प्लॉट कर बना के उसको बेचा जा रहा है। तो उसी तरफ हम वापस नहीं चले जाएंगे फिर? और ये मिसाल दी गई थी कि दुनिया की किसी भी बेहतरीन अच्छी मिसाल के तौर पर पेश की जाने वाली मैशत में ये काम नहीं होता। एहसन मलिक साहब। जुनेद भाई, बात ये है कि आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया ना 4 साल में, आपने मैक्सिमम टैक्स रेशियो परसेंटेज बढ़ा के आपने देख लिया। अभी अगर आप परसेंटेज कम करते हैं, मैं ये एग्री करता हूं कि ये फाइलों का जो कारोबार है जिसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, पर ये बंद करना किसका काम है? मिफ्ता साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिफ्ता साहब ने भी एक टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, वो मेरी अभी थोड़ी देर पहले भी उनसे बात हो रही थी, 7E। उसके अंदर भी आइडिया ये था कि शायद ये 20 से 25 बिलियन इकट्ठा करेंगे पहले साल में 2022 में, बट उसमें भी डिक्रीज आई। इशू ये है, आप चीज़ों को रजिस्टर करना शुरू करें। आप जो कारोबार हैं उनको रजिस्टर, जैसे भी आप अपनी बात करते अभी ताजरों की, तो भाई ये जो फाइलें बेच रहे हैं इनसे टैक्स लेना हमारा काम है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हमें चांस दे दें, हम आपको रिकवर करके दे देंगे कि ये जो टैक्स नेट में नहीं आ रहे हैं ये टैक्स नेट में कैसे लाए जा सकते हैं। आपका क्या मतलब है? ये जो हुकूमती एजेंसीज हैं इनको नहीं पता ये फाइलें कौन बेच रहे हैं, कौन टैक्स नहीं पे कर रहे, सब इनको मालूम है। इनकी इंटेंट ही नहीं है टैक्स नेट को बढ़ाने की या टैक्स नेट में लाने की। बट अगर इस वक्त भी गवर्नमेंट अगर ये ट्रांजैक्शन टैक्स कम करती है तो मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट भी चलेगी, हाउसिंग भी चलेगी। आप फाइलों को जो चीज़ें नहीं हैं उसका मैंने एक सोल्यूशन बताया डिफरेंट फोरम्स पे कि आप विदाउट एस्क्रो अकाउंट किसी बिल्डर और डेवलपर को ऑपरेट ना करने दें तो आपके पैसे डंप नहीं होंगे। देखिए जी, जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है हुकूमत ही की है कि इस बात पर नज़र रखी जाए कि क्या ब्लैक मनी पार्क हो रहा है या फिर फाइलों की इस तरीके से ट्रेड हो रही है कि आर्टिफिशियली रियल एस्टेट को इन्फ्लेट किया जा रहा है। हुकूमत ने ट्रांजैक्शन प्राइसेस बढ़ाई, ये ज़रूर हुआ कि रियल एस्टेट में जो पहले हमें लिक्विडिटी नज़र आती थी और जिस तरीके से हमें पैसे पार्क होते नज़र आते थे वो उस तरीके से नहीं आए। मगर अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि DHA कराची में देख लें आप, फेज़ 8 में किस किस्म की रैली देखी गई है। और क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, अब स्टॉक मार्केट में तो लोग ये एनालिसिस करते नजर आए कि ना सिर्फ स्टॉक में ज़्यादा पैसा आया है बल्कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट में भी इसलिए ज़्यादा गया है क्योंकि जो पैसा दुबई की मार्केट में जाता था वो लिक्विडिटी भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है ईरान जंग के बाद। तो लिक्विडिटी को मैनेज कैसे करना है, कैसे प्रोडक्टिव एरियाज़ में जाना है। मगर ये नहीं हो सकता जुनैद, जहाँ पर हम ज़ाहिर इस बात पर तो क्रिटिसिज्म होता ही है कि ये ना हो कि प्लॉटों की एक्सचेंज हो रही हो और आर्टिफिशियल एक बबल क्रिएट हो रहा हो रियल एस्टेट में। मगर अगर आप उस बबल को रोक दें और दीगर ऐसे एवेन्यूज़ ना हो कि जिसमें लोग इन्वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक चीज़ पर स्पेकुलेशन को ख़त्म करें तो दूसरी तरफ हमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगती नज़र आ रही हो। उसके लिए एक अलग इंसेंटिव देने पड़ेंगे हुकूमत को, उसके लिए एक अलग तरीके से इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, चाहे वो पावर प्राइसेस की सूरत में हो, पावर अवेलेबिलिटी की सूरत में हो या फिर पॉलिसी की कंसिस्टेंसी की सूरत में हो। तो हुकूमत को बहुत सारे काम एक साथ करने हैं। शहजाद इकबाल साहब। अच्छा, हमारे यहाँ रियल स्टेट को लेकर ना एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। देखें, दुनिया भर में रियल स्टेट सेक्टर आपका ग्रो करता है जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, लोगों के पास पैसा आता है, ऑटोमेटिकली हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है और फिर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल स्टेट सेक्टर में आप एक बूम देखते हैं। हमारे यहाँ माइंडसेट ये है कि आप रियल स्टेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें तो ऑब्वियसली उससे जो अलाइड इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं वो तरक्की करेंगी और मुल्क तरक्की करेगा। ये नहीं होता जुनैद, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। आप भी सफ़र करते हैं,
जब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, लोगों के पास पैसा आता है, हाउसिंग की डिमांड होती है और फिर आपकी हाउसिंग ग्रो करती है। हम उल्टा कहते हैं, हम कहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में आप पैसा लगाएं, बूम करें, अलाइड इंडस्ट्री फायदा करेंगे, आपकी इकोनॉमी बूम करेगी। परचेजर कहां से आएगा? लोगों के पास जब जेब में पैसा नहीं होगा तो खरीदेंगे कहां वो? तो एक शॉर्ट टर्म आपको गेन नजर आता है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो शॉर्ट टर्म गेम आमतौर पे नजर आता है आपको लैंड वैल्यूएशंस पर। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब रेट कम करेंगे, ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगी, ट्रेडिंग बढ़ जाएगी, लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो उससे आपकी क्या होता है, आपकी लैंड वैल्यू बढ़ने लगती है। जब लैंड वैल्यू बढ़ेगी तो 1.5% पे भी आप उतना ही शायद टैक्स दे रहे हो जितना आप 3% पे दे रहे हो। तो ये एक फ्लॉट जरूर मौजूद है। और अभी शायद एहसन मलिक साहब बताएं कि कैपिटल गेन के हवाले से भी कह रहे हैं कि उसमें भी कोई टैक्स पे कमी होगी। 7E ऑलरेडी खत्म हो गया जो मिफ्ता साहब ने लगाया था, और वैसे तो ये आईनी अदालत ने खत्म किया है, लेकिन वफाकी हुकूमत की कोई खास दिलचस्पी नहीं थी इसको चैलेंज करने में। और मैं आपको बताऊं, मेरे एक बड़े सीनियर वजीर से बात हुई, उनकी राय में, क्योंकि हम पिछले 3-4 साल से ये कह रहे हैं ना, ये 2-3 सेक्टर्स हैं, बल्कि हुकूमत ने ये नैरेटिव बिल्ड किया था कि 2-3 सेक्टर्स हैं जो अनप्रोडक्टिव है, हमें तवज्जो वहां से हटा के एक्सपोर्ट्स पे डालनी है, मैन्युफैक्चरिंग पे डालनी है, ज़राअत पे डालनी है। लेकिन अब हुकूमत की सतह पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये सेंस है कि हाँ नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है मार्केट में, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, हमें दोबारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को हमने बूम देना है, उसमें हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं ताकि पैसा वहाँ पे बने और पैसा वहाँ से निकाला जाए। और जैसे शाहजेब ने कहा कि दुबई की मार्केट का भी इम्पैक्ट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे हमें हमारा एक ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तानी जो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। आपको पता है कराची की जो साहिली पट्टी पे जो बहुत ज़्यादा ज़मीन मौजूद है, वहाँ पे जंग शुरू होने के बाद 40 से 50% एस्केलेशन देखी गई है प्राइस में। पाकिस्तान की किसी और जमीन पे इतनी नहीं हुई जहां पे उतनी हो गई है वहां पे। तो ऑब्वियसली यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं तो वो पैसा जो दुबई में है शायद वो ऑलरेडी आ रहा है कराची की प्रॉपर्टी में, या जो जा सकता था अब वो नहीं जाएगा, वो कराची में इन्वेस्ट होगा। तो ये एक सेंस है हुकूमती सतह पे कि नहीं, अब हमें इस सेक्टर को दोबारा से तवज्जो देनी है।